हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। सब बढ़िया है ना। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके और आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको डेली बाय डेली मिलती रहे और आप अपने स्पीड को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। मेरा यही सिद्धांत है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ये तीन चीजें आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और इसे करना कैसे है, तभी आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाने के काबिल हुए हैं। अगर ये चीजें आपके माइंड में नहीं आई, एक भी इसमें से कमी रह गई, तो समझ लीजिए कि आप काफी लोगों से अभी पीछे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ढेर सारी प्रैक्टिस। तो इसी कमी को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया सिलेक्शन का होम्योपैथ। ठीक है, तो आप पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक, उसके बाद मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे। करना कैसे मतलब बेसिक से करना है, एडवांस और ट्रिक से करना है। ये चीज़ें माइंड में आपके आ जानी चाहिए ताकि पेन अगर हम उठाएं तो आधा कैलकुलेशन हमारे माइंड में हो चुका हो और आधा करने के लिए माइंड में पेन उठाया जाए, तभी हम 30 से 40 सेकंड में जो एवरेज टाइम है उसमें सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को और तभी सिलेक्शन के हम करीब होंगे। ठीक, तो आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है 48 लीटर शुद्ध संतरे के रस में 12 लीटर पानी मिलाया जाता है और फिर मिश्रण का जो है 33.33% भाग जो है निकाल लिया जाता है। जब उसमें फिर से A लीटर पानी मिलाया जाता है तो पानी और संतरे के रस का अनुपात जो है 3:8 हो जाता है। तो A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें दिया क्या है, जूस कितना है और वाटर की बात कर रहा है। तो जूस जो है 48 लीटर इसने मिला दिया। कितना लीटर, 48 लीटर। और फिर सॉरी, जूस तो 48 लीटर था ही, 12 लीटर पानी मिला दिया इसमें। तो अब हमारा मिक्सचर कितना हो गया, 48 12 मिक्सचर हमारा कितना हो गया, 60 लीटर। मिक्सचर हमारा कितना हो गया, 60 लीटर। फिर कह रहा है कि फिर मिश्रण का 33.33% भाग निकाल लिया जाता है। तो आप बताइए निकाला कितना जाता है, 33.33% मतलब 33.33% का मान कितना होता है, 1/3 होता है। तो इसका 1/3 मतलब कितना निकाल लिया जाता है, 60 का। क्योंकि हम मिक्सचर निकाल रहे हैं, मिक्सचर जो निकाल रहे हैं, तो 60 लीटर टोटल है, तो 1/3 कितना निकलेगा, मतलब 20 लीटर हम क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं मिक्सचर। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे जूस और वाटर का रेशियो क्या है हमारा, देखा जाए तो 12 चौका 48 मतलब 4 और 1 का रेशियो है। तो जो हमारा मिक्सचर निकलेगा 20 लीटर, ये वो किस रेशियो में निकलेगा, 4:1 के रेशियो में। अगर मान लीजिए कि हमारा 5 लीटर निकलता तो कितना, 4 लीटर जूस 1 लीटर वाटर, लेकिन निकल कितना रहा है, 20 लीटर। तो 4:1 के रेशियो में निकलेगा, मतलब 4 1 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 20 लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना, 4 लीटर। 1 यूनिट का मान 4 लीटर, तो 4 यूनिट का मान कितना, 16 लीटर कितना निकलेगा, जूस निकलेगा। और 4 लीटर क्या निकलेगा, हमारा वाटर निकलेगा। बचा क्या, ये हमारा क्या है, रेशियो है। अब हमारा बचा क्या, 48 लीटर में 16 लीटर क्या हुआ, जूस निकल गया और 4 लीटर वाटर निकल गया। तो बचा कितना, 32 लीटर। और यहाँ बचा कितना, 8 लीटर। अब रेशियो कितना है, अब रेशियो कितना है, अब भी देखिए कितना है, 8 चौके 32।
तो 4:1 का रेशियो तभी भी है, कितना है 4:1 का रेशियो, जिसमें 32 लीटर क्या है जूस है और 8 लीटर क्या है हमारा वाटर है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर हम किसी भी मिक्सचर से क्या है कुछ भी निकालें तो वो जो पुराना रेशियो रहता है वो रेशियो हमेशा वही रहता है, चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 60 लीटर था तब भी हमारा रेशियो कितना था 4:1 का था, हमने 20 लीटर निकाल दिया तब भी हमारा रेशियो क्या है 4:1 का रेशियो ही है। तो ये प्रूफ होता है कि जो हमारा शुरू में रेशियो है वही हमारा क्या होगा बाद में हमेशा वही रेशियो रहेगा, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता चाहे जितना हम निकाल लें, ठीक, मिक्सचर से चाहे जितना निकाल लें। तो अब कितना हमारा रेशियो 4:1 का, कह रहा है उसमें A लीटर पानी मिला दिया जाए, क्या मिलाने की बात कर रहा है वाटर, तो हमने क्या किया A लीटर वाटर मिला दिया। तो अब रेशियो कितना हो जाता है, कह रहा है पानी और संतरे का अनुपात, संतरे के रस का अनुपात, पानी कितना हमारा है 3 और संतरे का रस कितना है 8। यही कंफ्यूजन होता है क्योंकि बच्चे जो है झटके में यही पढ़ लेते हैं कि रस और पानी फिर 8 और 3 लिख करके कंफ्यूज होते रहते हैं, यहाँ पे उल्टा उसने दे दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो अब रेशियो कितना हो गया 8 और 3 का। तो एक बात बताइए हमें, हम मिला क्या रहे हैं वाटर मिला रहे हैं, हम तो जूस मिला नहीं रहे हैं, तो हमारा क्या है जूस का मान तो समान होना चाहिए ना भाई, लेकिन यहाँ क्या है 4 है, यहाँ कितना है 8 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ 4 करें या तो यहाँ 8 करें। तो यहाँ 8 करना ज़्यादा आसान है, तो हम क्या करते हैं 2 का गुणा इधर कर दिया, और जब 2 का गुणा यहाँ किया तो हमें यहाँ भी 2 का गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेशियो बराबर रखने के लिए हमें दोनों तरफ जो भी क्रिया करनी है वो दोनों तरफ करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या हो गया अब 8 एंड 2 का रेशियो आ गया, कितना 8 और 2 का रेशियो आ गया। तो अब हमारा देख लीजिए जूस समान है, जूस पहले कितना था 32 लीटर था और वाटर कितना 8 लीटर, अब भी जूस कितना है 32 लीटर, ठीक, अब भी जूस कितना है 32 लीटर। तो 8 यूनिट का मान 32 है, अगर 8 यूनिट का मान 32 है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ 12 लीटर। कहने का अर्थ पहले वाटर जो था 8 लीटर था, A लीटर हमने मिला दिया तो अब कितना 12 लीटर हो गया, मिलाया कितना हमने 8 से 12 हो गया, मतलब 4 लीटर हमने वाटर मिला दिया। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा बी वाला, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन कि ये आया कहाँ से, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। मेरा यही मानना है कि जब आप सॉल्व करते हैं तो गलतियां करते हैं और गलतियां करके ही सीखते हैं कि अगली बार गलती हमें कहाँ नहीं करनी है, ठीक है। तो आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए आपने इसे पढ़ भी लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है श्रेयस ने अपने मासिक वेतन का 32% किराए पर, 28% किराने पर और 16% मनोरंजन पर खर्च करता है। तो हम मान लेते हैं उसकी इनकम जो है मंथली इनकम कितनी है, मान लेते हैं 100x है, ठीक। तो 100x का कह रहा है कि 32% वो क्या करता है रेंट पे खर्च करता है और फिर 28% किराने पर, फॉर्च्यून की दुकान पर खर्च करता है, ग्रोसरी पर 28% ग्रोसरी पर, और कह रहा है 16% एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है, एंटरटेनमेंट, ठीक। तो यहाँ पे 100 का 32% कितना होगा 32x डायरेक्ट, 28% कितना होगा 28x,
16% कितना होगा? 16x। सब इनकम की ही बात कर रहा है, उसने ये नहीं कहा कि बचत से। वो उसने ऐसा क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है। तो हम क्या लेंगे? हमेशा उसके इनकम का 16%, 28% और 32% लेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ये? टोटल कितना हो गया? 32, 28 कितना? 60, 16 कितना? 76। उसने 76x खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना? रिमेनिंग बचा कितना? 100x माइनस 76x, बचा कितना? 24x। वो कह रहा है कि अंत में उसके पास जो बचा वो उसने सेव कर लिया। तो मेरे उसने उसके पास कितना बचा? 24x बता। तो इसने क्या किया? 24x सेव कर लिया, लेकिन कह रहा है कुछ 1452 रुपए से सेव किया। मैंने अगर 100x माना था तो 24x सेव किया, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, 1452x सेव किया। तो तुमने दोनों बराबर हो जाएंगे, ये भी हमारा सेव है, ये भी हमारा सेव है। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 1452 गुणित 24, काट देते हैं। तो 12 एक का 12 दुना 24, 12 एक का 12, 12 दुना 24, कितना आ गया? 121/2 आया x का मान। हमसे पूछा क्या? उसकी वार्षिक आय, मंथली इनकम कितनी है उसकी? 100x। तो x का मान 121/2, ये मंथली इनकम हो गई। एक महीने में इतना, तो 12 महीने में कितना? 12 का गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया? 6। अब सॉल्व कर लेते हैं। 6 का 6, 12 6 72 और 100, कितना हो गया? 72,600 रुपये। कितना? एनुअली इनकम कितना हो गया उसका? ईयरली इनकम कितना हो गया भाई उसका? 72,600। कौन सा सही है हमारा? ई वाला। तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अब मैंने ये पूरा प्रोसेस से आपको बताया है कि ताकि समझ में आ जाए। तो आप ऐसे सीधा सीधा कर सकते थे अगर देखा जाए, तो ये पूरा बेसिक था। ठीक, अब शॉर्ट में देख लीजिए। शॉर्ट में आपको पढ़ते ही पता चल गया कि ये जो बात कर रहा है 32%, 28% और 16%, ये बचे हुए का नहीं, टोटल किसकी बात कर रहा है? टोटल इनकम की बात कर रहा है कि 32%, 28% और 16%। तो तीनों को जोड़ लेते हैं डायरेक्ट। 32, 28, 16 कितना हो गया? 76% हो गया। 76% हो गया। ठीक, 76% ने क्या किया? खर्च कर दिया डायरेक्ट। बचा कितना उसके पास? 24%। और जो कि कह रहा है 24% किसके बराबर है? 1452 के। तो 1% का मान कितना होगा हमारा? 1452/24। 100% का मान मतलब कोई भी अपने आप में क्या हुआ? 100% इसका। अगर इतना 76% ने खर्च किया है, तो इसकी इनकम कितनी रहेगी? 100% तभी तो 1452/24। तो 1% का मान इतना था, तो 100 का इतना। अब 1 साल का पूछ रहा है, ईयरली कितना हो जाएगा? इतने में पूरा कर देते हैं। 1452/24 गुणित 100 और गुणित 12। 12 दूना 24, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 7 2 6 00 आ गया। तो इतना करने में कितना टाइम लगेगा? और इसमें भी आप ये जो मैंने 76% लिखा, 24%, यहाँ पे डायरेक्ट आप 76 माइंड में ही 24, 24 बराबर इतना है, तो इतना डायरेक्ट क्लिक करके कर सकते थे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी कर रखी है। ठीक, तो ये हमारा शॉर्ट मेथड था। तो लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आता कहाँ से, कैसे आता है? जब तक आपका बेसिक इनकम्प्लीट होगा, तब तक आप कंफ्यूजन में ही रहेंगे, और थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक आपको आना ही चाहिए, साथ के साथ ट्रिक भी आना चाहिए। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है।
तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना 350 अधिक है रुपए, और उसे अंकित मूल्य पर 50% की छूट पर बेचा जाता है। यदि अर्जित लाभ प्रतिशत 37.5% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप जो है वो परसेंटेज के साथ खेलना सीखिए। अगर क्वेश्चन को शॉर्ट में अच्छे से करना है, मतलब कम समय में, तो आप परसेंटेज के साथ खेलना सीख जाइए। और जब परसेंटेज के साथ आप खेलना सीख जाएंगे तो आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसके, ठीक है। कह रहा है उसे अंकित मूल्य पर 50% की छूट दी गई, तो आपको जाहिर सी बात है 50% का मान तो पता होगा ना भाई, कितना होता है 1/2। अगर हमारा मार्क प्राइस 2 होए तो 50% की छूट मतलब 1 की छूट, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी 1। यहाँ पे बोला है कि अंकित मूल्य पर उसके क्रय सॉरी कहाँ अंकित मूल्य पर 50% की, जिससे बात करे उसको हमेशा हम नीचे वाला हम मानते हैं। अगर हम किसी की बात करा बोलता कि सेलिंग प्राइस पे छूट देता है तो सेलिंग प्राइस पर बोला होता तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया हमें, कितना है, मार्क प्राइस 2 है, 50% की छूट मतलब सेलिंग प्राइस 1 होगा। आगे कह रहा है अर्जित लाभ 37.5% है। लाभ मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिलेगा। तो 37.5% का मान कितना होता है, यही सी बात है, पता है आपको कितना 3/8 होता है। कह रहा है अर्जित लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 8 होगा तो 37.8% मतलब क्या, 3 3 अधिक होगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, यहाँ 8 3 11 होगा। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 8 है तो 37.35% मतलब 3, तो 3 हमारा जो है वो कितना होगा, अधिक होगा। तभी तो हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर हमारा 8 सेलिंग प्राइस है, अगर हम 11 पे सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे तभी तो 37.85% कमाएंगे। और देख लीजिए यहाँ से 3/8 आ रहा ही नहीं। प्रॉफिट के लिए हमें क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना, यहाँ से 3 और कॉस्ट प्राइस हमारा 8 गुणते 100, तो यही तो आएगा, 37.5% ही तो आएगा भाई। तो समझ में आ गया होगा ये। तो हमें मिल गया क्या, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 1 है, यहाँ सेलिंग प्राइस 11 है। तो यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, 11 बनाइए या 1 बनाइए। तो 11 बनाना ज़्यादा आसान है, तो 11 का गुणा हम यहाँ कर देते हैं यहाँ भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो हमें बराबर रखनी है। तो दोनों तरफ जो भी कांड करना है, वो जो भी गुणा करना है, जो भी कुछ करना है, वो दोनों तरफ हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ गया हमारा 11 और 22, और यहाँ कितना है 8 और 11। अब कॉस्ट सेलिंग प्राइस सेम हो गया। तो अब क्या होगा हमारा, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस जो है वो मर्ज कर देते हैं, 22 11 और 8। तो वहाँ पे क्या कह रहा है, अब आ जाते हैं जो उसने एक्चुअल लिया। अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है 350, क्रय मूल्य 8 है, उसका अंकित मूल्य कितना है 22। तो कितने यूनिट अधिक है, 14 यूनिट अधिक है भाई। 14 8 22 होता है, 14 यूनिट अधिक है। लेकिन ये कह रहा है कि 350 अधिक है। मैं कह रहा हूँ कि 14 यूनिट अधिक है हमारा जो है, वो कह रहा नहीं 350 रुपये। तो एक यूनिट का मान कितना हो गया 50 रुपये। 14 दूना 28, 7 से करते हैं 7 पचे 25, 50 25 आएगा, सॉरी 25। कितना 25, 25 यूनिट आ गया, ठीक। कितना आ गया एक यूनिट का मान 25 रुपये। तो हमसे पूछा क्या है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कौन सा है 11 यूनिट। अगर एक यूनिट का मान 25 तो 11 यूनिट का मान कितना भाई 275 होगा ना। 25 का गुणा करेंगे तो कितना, किनारे किनारे ये रख देते हैं 2 और 5, और 5 और 2 जोड़ देते हैं, यही तो होगा 275 रुपये। कौन सा हमारा सही है, सी।
तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए और सॉल्व भी करिए। मैं यही कहूँगा कि आप सॉल्व करते हैं तो आपको अपनी कमियां नजर आती हैं कि आपकी कमी कहाँ है, गलती कहाँ करते हैं। ठीक, तो तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है अमन और भास्कर ने एक व्यवसाय शुरू किया। अमन को हम ए मान लेते हैं, भास्कर को बी मान लेते हैं, जिसमें भास्कर ने अमन से 14.28% अधिक राशि का निवेश किया और 6 महीने बाद चंदन ने भास्कर के बराबर निवेश करके उस व्यवसाय में भागीदार की। तो 2 वर्षों के बाद भास्कर और चंदन के संयुक्त लाभ का अमन के लाभ से अनुपात पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? अनुपात ही पूछ रहा है। तो चलिए, 14.28% का मान कितना होता है भाई? आपको पता है कितना होता है? 1/7 होता है। कह रहा है जिसमें भास्कर ने अमन से, किसकी बात कर रहा है? अमन से। अगर अमन ए है, 7 है, तो 14.28% मतलब 1 अधिक 7 के, 7 का 14.28% कितना होता है? 1 होता है। तो 7 से 1 8 अधिक कौन है? भास्कर है। अमन 7 है तो भास्कर कितना है? 8 है। आगे कह रहा है कि 6 महीने बाद चंदन ने भास्कर के बराबर निवेश किया। तो अब कौन आ गया? चंदन। भास्कर के बराबर भास्कर ने कितना निवेश किया? 8। 8 निवेश करा दिया। कह रहा है निवेश किया, ठीक है, 2 वर्षों के बाद, मतलब ये 6 महीने बाद आया। तो टोटल कितने महीने होता है 2 साल में? 24। तो ये कितने महीने इसने अपना पैसा जमा किया? 18 महीने। 6 महीने बाद आया था। और इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया? 24 महीने। इन्होंने कितना? 24 महीने। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं हम। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट का रेशियो जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का होता है। प्रॉफिट का रेशियो चाहिए हमें, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मैंने बताया है कि जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का गुणा करते हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आती। हाँ, जो प्रॉफिट हमारा होता है उसी रेशियो में हम डिवाइड करते हैं। जो हमारा टाइम एंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, जो दो दो या तीन लोगों का आता है, उसी रेशियो में हम क्या करते हैं कि उनके प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, मतलब बांट देते हैं। कितना आपको मिलेगा, इतना आपको मिलेगा, इतना आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट का रेशियो अब क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। कुछ कटेगा तो 6 चौका 24, 6 चौक 24 और 6 तिरिक 18। और कुछ कटेगा? 4 4 एंड 4 दूनी 8। और कुछ तो नहीं कटेगा। यहाँ बच गया कितना? 7 8 और यहाँ 2 तिहाई 6। अमन, भास्कर और चंदन का रेशियो मिल गया किसका? प्रॉफिट का। ठीक, तो हमसे पूछा किसका है? तो कह रहा है 2 वर्षों बाद भास्कर और चंदन के संयुक्त लाभ। भास्कर और चंदन का संयुक्त लाभ कितना है? 8 6। भास्कर और चंदन का संयुक्त लाभ जो है अमन के लाभ का अनुपात बताना है। तो भास्कर और चंदन कितना है? 8 चौक 14। अमन कितना है? 7। तो काट देते हैं, कट जाएगा। 2 और 1 का रेशियो आ गया। कितना? 2 और 1 का रेशियो आ गया। ठीक, तो ये हमारा आ गया बी वाला आंसर। तो इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं तो एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। आपको समझाना नहीं है भाई किसी को। आप तो आधा कैलकुलेशन माइंड में ही कर चुके होंगे, हो सकता है पूरा का पूरा कर चुके हो। जितना आप माइंड में कैलकुलेशन करेंगे उतना ही कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। लेकिन इसके लिए आपको इसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सॉल्व भी करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात। तो शांत जल में नाव की गति मतलब b हम लेते हैं शांत जल में, और धारा की गति c। कितना अनुपात है इनका? 9:2 है। आगे कह रहा है और नाव को धारा के अनुकूल 88 किमी तथा धारा के प्रतिकूल 98 किमी की दूरी तय करने में 11 घंटे लगते हैं। तो धारा के अनुकूल कितना जा रहा है? 88 किलोमीटर, डिस्टेंस इतना है, टाइम के स्पीड कितनी है? तो धारा के अनुकूल हम क्या मान लेते हैं? डाउन स्ट्रीम प्लस 98 किलोमीटर जो है धारा के प्रतिकूल जा रहा है, v अप स्ट्रीम से भाग दे दिया। तो ये क्या आ गया? जाने का टाइम और ये आने का टाइम। लेकिन टोटल टाइम कितना लग रहा है? ये टाइम क्या है? डाउन स्ट्रीम है, ये टाइम जो है अप स्ट्रीम है। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम कितना है? 11 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बोट एंड करंट की चाल दे रखी है, तो हम मान लेते हैं बोट की चाल हमारी कितनी है? 9x, और करंट की चाल कितनी है? 2x। तो डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है? 88। ये तो रहेगा इसे डिस्टेंस। डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है? डाउन स्ट्रीम जो होता है वो b प्लस सी होता है, और v अप स्ट्रीम क्या होता है? b माइनस सी होता है। तो हम रख देते हैं b प्लस सी मतलब 11x आ जाएगा यहाँ, और यहाँ कितना आ जाएगा? 98। b माइनस सी मतलब 7x आ जाएगा। 9 में से 2 गया 7x, तो यहाँ से काट देते हैं कितना? 8। यहाँ कितना? 14 7 98, 14। टोटल टाइम 11 घंटे। डिनोमिनेटर बराबर है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 22/x बराबर 11। तो 11 दूना 22, तो x का मान क्या यहाँ आ गया? इतना 2 आ गया। x का मान 2 आ गया, तो यहाँ कितना रख देंगे? कितना? 2 गुणित 2 मतलब 4 किमी प्रति घंटा। और यहाँ कितना हो गया? 9 दूनी 18 किमी प्रति घंटा आ गया। अब बोट की चाल एंड करंट की चाल हमें मिल गई एक्चुअल। आगे कह रहा है शांत जल में 396 किमी की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय। तो 396 किलोमीटर के द्वारा टाइम कितना लगेगा? कितना जा रहा है? 396 किलोमीटर। तो कह रहा है शांत जल में मतलब बोट की चाल चाहिए सिर्फ, तो बोट की चाल कितनी है? 18। तो टाइम कितना लग जाएगा? 18 दूना 36, फिर 18 दूना 36, कितना? 22 घंटे। कितना लग गया? 22 घंटे। तो ये क्वेश्चन करने में क्या टाइम लगेगा? जो कहानी है मैंने ये लिखी है, इतनी कहानी लिखनी नहीं है आपको, ये तो आपको भी पता है कि, तो मैं इतने समझाने के लिए किया हूँ। ये कहानी डायरेक्ट आप कर सकते थे कि 88 है, यहाँ 9 2 11 है, 8 डायरेक्ट आप कर सकते थे। इतनी कहानियाँ नहीं लिखनी है भाई आपको, ठीक। लेकिन इसके लिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अमित ने अपना पैसा जो है 2 योजना पी और क्यू में निवेश किया। उसने योजना पी में x माइनस 10,000 रुपये 12% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया, और योजना क्यू में x रुपये 15% वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया। तो यदि 4 वर्षों के बाद जो है उसे कुल इतना ब्याज प्राप्त हुआ, तो x का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक। कितना? x का मान पूछ रहा है हमसे कि उसने। तो चलिए, कह रहा है p और q 2 जगह इन्वेस्टमेंट किया। p और q 2 जगह उसने इन्वेस्टमेंट किया। तो आपको पता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। तो यहाँ पे p के लिए देखा जाए तो p का मान मतलब प्रिंसिपल कितना है? x माइनस 10,000। r का मान कितना है? 12%।
और आगे देखा जाए तो कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, अपॉन 100, कितना 100 प्लस कितना, अब क्यू के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, x रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 15% के लिए, कितना 15% के लिए, और कितने 4 वर्षों के लिए अभी भी बाय 100। टोटल ब्याज हो गया, ये किसका था, ये भी एसआई था, ये भी एसआई था, टोटल एसआई कितना हो गया, बोल रहा है कि 43,800 रुपये। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौका 48। यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ से अगर हम सीधा गुणा करते हैं, 12 चौका 48, x माइनस 48, 4,80,000 प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐसे कर देते हैं 100, ठीक। और इधर कितना, 15 चौका 60 x बराबर कितना, 43800, यही तो है। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 108 x माइनस 48 40, और इधर कितना हो जाएगा, 438 और 40 हो जाएगा, क्योंकि 200 का गुणा उधर कर दिया। तो इसको इधर लाएंगे तो जोड़ देते हैं, कितना 108 x बराबर कितना हो जाएगा, ये 38 और 48, 38 48 कितना हो जाएगा, ये दो इधर जोड़ दिया मैंने, कहें 40, 40 और 46 कितना हो जाएगा, 86, 4 जीरो तो है ये भाई। अब x का मान निकाल लेते हैं, 486, 4 जीरो बटा कितना 108, काट लीजिए कितना होगा, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 1 2 3 जीरो बचा, 12 नवैया 108, 9 चौक 36, 9 पचे 45, कितना 45,000। x का मान कितना मिल गया हमें, कितना मिल गया एक x का मान 45,000 रुपये। तो कौन सा हमारा सही है, ये। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, जिसे आप कह सकते हो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 45,000। तो समझ में आ गया होगा। इसका एक शॉर्ट तरीका भी आप कर सकते थे। शॉर्ट तरीका मतलब क्या, अगर कह रहा है x माइनस इतना रुपये 12% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया तो 4 साल में कितना मिलेगा, x माइनस कितना 10,000 है, तो 10,000 का एक साल में 12% तो 4 साल में कितना 48%, कितना 48% प्लस एक साल में क्यू के लिए कह रहा है 15%, तो 4 साल में कितना 60%, तो 60x हो जाएगा यहाँ, ठीक। अपॉन 100, भाई 100 तो सब में है ना, तो कॉमन था पहले ही, तो 43800। तो यहाँ क्या करते हैं, जब इसका गुणा इधर करेंगे तो 48 और 60 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। x अपॉन 100 सब अलग अलग कर देते हैं, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60,000, सॉरी 48,000, 4,80,000, तो 4,80,000 बटा कितना 4 जीरो था ना, 4 का 48 का गुणा कर दिया, अब यहाँ 100 है सबके आगे, तो 43800, तो 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, इसको ले जाएंगे उधर तो कितना 38 48, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट सी बात से आप जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 38 48 कितना होगा 86 00, यहाँ कितना 108 x बटा 100। अब इसको काट देते हैं, कितना 12 नवैया 108, 12 चौक 48, जीरो 12 पंचे 60, 9 चौक 36, फिर कितना 9 पचे 45, तो यहाँ कितना बचा x बटा 100, यहाँ कितना 450, तो x का मान कितना आ गया 45,000 आया, कितना आया 45,000। लेकिन ये क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना,
तो ये खुद भी खुद कर लोगे, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आधा कैलकुलेशन माइंड में ही कर लोगे। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है यदि एक्लेयर्स चॉकलेट की कीमत 20% कम कर दी जाए तो एक व्यक्ति 1 रुपए में 3 चॉकलेट अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपए में कुल कितनी एक्लेयर्स चॉकलेट खरीदी जा सकती हैं, ये पूछ रहा है। फाइंड द हाउ मच एक्लेयर्स चॉकलेट आर अवेलेबल फॉर ₹a। ठीक है, तो क्या करना है कि मान लीजिए हमने माना कि 1 रुपए में कितनी चॉकलेट, एक्स चॉकलेट खरीदी जा सकती है। कितनी चॉकलेट, एक्स चॉकलेट खरीदी जा सकती है। तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी हुई, एक चॉकलेट की कीमत कितनी हुई, तो इसको इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/x रुपए। कितना, 1/x रुपए। आप एक बात बताइए कि अगर आपसे कोई पूछे कि 20 रुपए में 5 चॉकलेट खरीदी जा सकती है, तो 20 रुपए में 5 चॉकलेट खरीदी जा सकती है, तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी होगी आप बता सकते हैं। जाहिर सी बात बता सकते हैं कि टोटल जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है 20 रुपए, और चॉकलेट कितनी मिल रही है, 5। तो अगर हम 20 में से 5 का भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा ना एक चॉकलेट की कीमत कितनी है। कितनी कीमत है, 4 रुपए। तो इसी प्रकार अगर 1 रुपए में एक्स चॉकलेट मिल रही है तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी होगी, तो 1 रुपए बटा एक्स, 1/x रुपए हो जाएगी, यही तो है। फिर आगे कह रहा है तो एक व्यक्ति 1 रुपए में 3 चॉकलेट अधिक खरीद सकता है। अगर 20% कम कर दी जाए, तो ये पहले वाला था कंडीशन, पहले की कंडीशन थी। ठीक, अब बाद की बात हो रही है। बाद में कम करने के बाद 20% कम करने के बाद कंडीशन क्या होगी, कह रहा है कि अब जो है 1 रुपए में कितनी चॉकलेट, 20% अगर कम हो गई तो 1 रुपए में कितने चॉकलेट खरीदी जा सकते हैं। पहले एक्स खरीदी जा रही थी, अब x+3 खरीदी जा रही है। तो यहाँ पे एक चॉकलेट की कीमत कितनी होगी, यहाँ पे एक चॉकलेट यहाँ पे एक चॉकलेट की कीमत कितनी होगी, 1/x+3 होगी। ठीक, x+3 रुपए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे 20% पे आ जाते हैं। 20% वाली कहानी क्या है, ठीक, तो 20% का आप मान जानते हैं कितना होता है, 1/5। मतलब कहने का अर्थ जो है हमारा पहले जो सीपी था ये कितना है, 5। बाद में कितना हो गया, ये पहले वाला था। अब 20% कम हो गया, मतलब बाद की सीपी हमारी कितनी आ गई, हमारी 20% कम मतलब 5 पे 20% कम मतलब 1। तो बाद की सीपी कितनी हो गई हमारी, 4। तो यहाँ पे हमें रेशियो किसका मिल गया, सीपी ऑफ पहले वाला मिल गई, सीपी ऑफ पहले वाला रेशियो सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बाद वाला। बाद मतलब 20% कम करने के बाद, तो पहले कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो गई, 4 हो गई। यही तो है 20% का मान, 5 4। तो हमारा क्या है, पहले एक चॉकलेट की कीमत कितनी थी, 1/x। बाद में कितनी है, x+3। तो पहले कितनी थी एक चॉकलेट की कीमत, 1/x। बाद में कितनी हो गई, 1/x+3। यहाँ पे देखा जाए तो हमारा पहले कितना था, 5 यूनिट का रेशियो दे रखा है इसका।
5 था, अब कितना हो गया है 4। तो हम दोनों का क्या है रेशियो का वो कर लेते हैं, भाग दे देते हैं। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/x ये क्या होगा ऊपर जाएगा, तो x + 3/1 हो जाएगा। इधर कितना है 5 4। तो अब यहाँ क्या आ गया x + 3/x, यहाँ कितना 5 4। तो इसका गुणा इधर कर लेते हैं, तो 4x + 12, यहाँ कितना 5x। तो 4x को 5x की तरफ लाते हैं, तो x बराबर कितना 12, कितना x बराबर 12 चॉकलेट, कितना 12 चॉकलेट। पहले कितनी खरीदी देखिए, अब हमसे पूछा क्या है, तो 1 रुपए में कुल कितनी एक्लेयर्स चॉकलेट खरीदी जा सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं, थी नहीं अब की बात कर रहा है। 20% कम करने के बाद कितनी चॉकलेट खरीदी जा सकती हैं। तो कितना पहले कितनी खरीदी जा सकती थी x चॉकलेट, बाद में कितनी x+, तो बाद में कितनी खरीदी जा सकती हैं, बाद में खरीदी जा सकती हैं कितनी 12 + 3 15 चॉकलेट। कितनी चॉकलेट कितनी चॉकलेट खरीदी जा सकती हैं 15 चॉकलेट। तो कौन सा आंसर हमारा सही है। तो ये आपको ध्यान देना है कि खरीदी जा सकती हैं थी, ठीक। तो ये बात की बात कर रहा है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 15। तो ये हमारा क्या था प्रॉपर बेसिक मेथड, जो कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये आया कहां से, ठीक है। प्रॉपर बेसिक मेथड मैंने बताया कि ये आया कहां से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बताता हूं, तो शॉर्ट मेथड देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे वो बोल रहा है कि 20% कम करती जाती है, मतलब 1 रुपए, तो 1 रुपए में कुछ चॉकलेट मिल रहा था, अब वो क्या कर रहा है 20% कम कर दे रहा है। तो 1 रुपए का जो है 20% कम कर रहा है, 20% ऑफ 1 रुपए, 20% ऑफ 1 रुपए किसके बराबर हो जाएगा 3 चॉकलेट के, किसके बराबर हो जाएगा 1 चॉकलेट के। क्योंकि जो 20% आप समझ ध्यान से सुनिए कि जो 20% हम कम कर रहे हैं, 20% हम जो कम कर रहे हैं तभी तुम्हारा 3 चॉकलेट बढ़ रहा है। 20% हम कम कर रहे हैं, 3 चॉकलेट तभी तो बढ़ रहा है। तो जो 20% होगा वो किसके बराबर होगा 1 रुपए का जो 20% होगा वो किसके बराबर होगा 3 चॉकलेट के बराबर। ध्यान दीजिएगा ध्यान से कि जो 20% 1 रुपए का जो हम 20% कम कर रहे हैं, मतलब 20% जो होगा वो क्या कर रहा है 3 चॉकलेट को बढ़ा दे रहा है। मतलब 20% ऑफ 1 रुपए जो है वो 3 चॉकलेट के बराबर है। तो 20% का मान कितना होता है 1/5 गुणित 1 रुपए है ये। तो यहाँ कितना 3 चॉकलेट। तो 1 रुपए में कितना चॉकलेट मिलेगा, 1 रुपए में कितना चॉकलेट मिलेगा 5 या 15 चॉकलेट मिलेगा। कितना चॉकलेट मिलेगा 15 चॉकलेट। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो है वो बात की बात कर रहा है 20% कम होने के बाद। अगर आपसे पहले पूछ ले तो अभी तो मान लीजिए आपका आंसर मैच हो रहा है, अगर वो पूछ लिया होता कि पहले कितनी चॉकलेट मिल रही होती तो वो 12 हमें कम करना 3 हमें कम करना पड़ता, मतलब 12 चॉकलेट मिल रही थी। ये बात ध्यान देनी कि 20% जो है वो कम करने के बाद जो 15 चॉकलेट आ रहा है वो बाद की कंडीशन है। मतलब 15 चॉकलेट जो मिल रहा है वो 20% कम करने के बाद 15 चॉकलेट मिल रहा है। अगर कम ना किया होता तो कितना चॉकलेट मिलता, तो वही 3 कम चॉकलेट मिलता। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक। तो समझ में आ गया होगा दोनों मेथड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है 784 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर
₹45 प्रति फुट की दर से बाड़ लगाने की कुल लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, ₹45 प्रति फुट की दर से। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कि वर्गाकार फुट का क्षेत्रफल, वर्गाकार है तो इसकी क्या है, आपको पता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई सब एक ही होता है। तो हम वर्गाकार के लिए हमेशा ए मानते हैं, तो हमने भी ए ही माना है, आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसी बात नहीं। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, जो कि दे रखा है इसने कितना 784। ए स्क्वायर बराबर 784, तो ए किसका स्क्वायर होता है, 784 किसका होता है, 28 का होता है भाई। तो प्लस माइनस 28, तो हम प्लस वाला लेंगे ना, माइनस वाला तो लेंगे नहीं। ए का मान कितना आ गया 28। अब कह रहा है वर्गाकार पार्क के चारों ओर 45 पर प्रति फुट की दर से बाड़ लगाना है। तो वर्गाकार चारों तरफ बाड़ लगाना है, तो इसका देख लेते हैं कितनी टोटल लेंथ है। लेंथ के लिए हमें क्या करना चाहिए, परिमाप, पेरीमीटर। परिमाप कितना होगा वर्ग का, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, क्या करते हैं परिमाप के लिए, इनकी लंबाई टोटल जोड़ लेते हैं, कितनी है ए टोटल हो गया 4 ए, यही तो हमारा क्या है परिमाप है। तो 4 ए का मान हमें पता है 28, कितना हो गया 28 × 56 × 112 फुट हो गया, फुट में चल रहा है, कितना हो गया 112 फुट। अब उसने बोला प्रति फुट जो है वो कितना ₹45 है, 1 फुट का ₹45 चार्ज कर रहा है। आप बताओ 112 फुट का कितना चार्ज हो जाएगा, तो 45 गुणित 112 रुपए, यही तो होगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको आधा कर देते हैं, इसको दुगना कर देते हैं, ये 90 हो गया, ये हो गया कितना 56 × 112। अब गुणा कर लेते हैं, 9 × 5 = 45, 450, 9 × 6 = 54, 450 और 54 कितना होगा 504 होगा। और ये 90 वाला जो जीरो है ये भी जीरो लगाते हैं, तो कितना हो गया 5040 उसका बन गया। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए हैं पहले भी, तो आज मैं फिर बताऊंगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बताऊंगा, लेकिन आप करने की आप प्रैक्टिस प्रयास जरूर करिए, मैं यही कहूँगा। ठीक, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, कह रहा है दो मित्र हैं हर्ष और जैक, पार्क के इस प्रकार साथ चल रहे हैं कि हर्ष के हर 5 कदम पर जैक 8 कदम चलता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जितनी देरी में हर्ष 5 कदम चलता है, उतनी ही देरी में जैक जो है 8 कदम चलता है। टाइम देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, हर्ष के हर 5 कदम पर जैक 8 कदम चलता है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, वो टाइम के समान कह रहा है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि हर्ष का जो टाइम है वो जैक के टाइम के बराबर है, यही तो कह रहा है। ध्यान से पढ़ेंगे तभी एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक, आगे कह रहा है लेकिन हर्ष के 2 कदम जैक के 4 कदम के बराबर है। यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन के लिए क्या कह रहा है कि हर्ष का जो डिस्टेंस है वो 2 कदम का जैक के 2 कदम के 4 कदम के बराबर है। तो पहले आइए पहली कंडीशन पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर टाइम समान है तो आपको पता है क्या होता है, v बराबर कितना होता है d/t। अगर टाइम दोनों का सेम है तो क्या होगा, v बराबर क्या होगा d, यही तो होगा। v बराबर v प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली d होगा। तो देख लेते हैं, v ऑफ हर्ष एंड v ऑफ जैक किसके बराबर हो जाएगा, d ऑफ हर्ष एंड d ऑफ जैक के। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। आप बताइए कि DH मतलब हर्ष 5 कदम जो है चलता है और जैक कितना चलता है 8 कदम। तो आपको एक बात बताइए कि आपको पता है
कि हर्ष की एक कदम की दूरी कितनी है? नहीं पता ना, तभी भाई हम कैसे बताएंगे कि हर्ष 5 कदम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या जैक 8 कदम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? उसके एक कदम की डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है ना, तो हम मान लेते हैं माना हर्ष के एक कदम की डिस्टेंस कितनी है? एक कदम की दूरी हमने मान लिया कितना, x है। और जैक के एक कदम की दूरी कितनी है? हमने मान लिया y है। अब आप बताइए कि डिस्टेंस कितना है। अगर हर्ष 5 कदम चलता है, एक कदम की दूरी है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5x किया। एक कदम x तो 5 कदम 5x। और जैक की बात कर रहा है, तो जैक 8 कदम चलता है, तो एक कदम की दूरी कितनी है? y। तो 8 कदम की दूरी कितनी हो जाएगी? 8y हुई। कितनी हुई? 8y। अब हमें मिल गया vj के यहाँ पे रेशियो 5x 8y। ठीक, अब आगे आ जाते हैं। अब आगे कह रहा है कि इसको एक मान लेते हैं। आगे कह रहा है कि लेकिन हर्ष 2 कदम जैक के 4 कदम के बराबर है। यहाँ पे क्या कह रहा है? हर्ष का 2 कदम, यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस बराबर। डिस्टेंस देखिए यहाँ पे बोला डिस्टेंस बराबर है। हर्ष की जितनी देरी में 2 कदम चलता है, मतलब हर्ष के 2 कदम जैक के 4 कदम के बराबर है। हर्ष बराबर डिस्टेंस जैक। तो यहाँ पे बोला है हर्ष के 2 कदम। हर्ष की एक कदम की दूरी कितनी है? x। तो 2 कदम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2x। और जैक की बात कर रहा है, जैक 4 कदम चलता है, तो 4 कदम और 1 कदम की दूरी y, तो 4 कदम की 4y, दोनों क्या है? बराबर है। यही तो बोला है, डिस्टेंस ही तो बराबर है। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है? कि डिस्टेंस इतनी इतनी इसकी इतनी। तो x और y का मान यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कितना? 2। तो यहाँ x और y का मान कितना आ गया? 2/1 आया। ठीक, और हमसे पूछा क्या है? हर्ष और जैक की गति का अनुपात। तो यहाँ पे हमें रेशियो मिला था किसका? ये सेकंड। अब मान रख देते हैं, सेकंड का मान फर्स्ट में रख देते हैं। रखने पर ठीक रख दिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला था? VH एंड VJ का मान कितना मिला था? 5x 8y। तो एक्स वाई का मान कितना हमें मिल गया? 5 8। और यहाँ पे कितना मिल गया? 2 और 1 काट देते हैं, 2 चौका 8। तो यहाँ कितना आ गया? 5 और 4। हर्ष और जैक की रेशियो कितने मिल गई? 5 और 4 की रेशियो मिल गई स्पीड की। कौन सा हमारा आंसर सही है? ए वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब मैंने इतनी डीपली समझाने की कोशिश की, अब नहीं समझ में आएगा तो कब आएगा? नहीं आएगा तो फिर मैं अगली बार फिर समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक x और y का अनुपात दिया है कितना? 10 और 13। x और y का रेशियो दे रखा है उसने कितना? 10 और 13 रेशियो दिया है। तो हम मान लेते हैं x कितना है? 10। a मान लेते हैं, क्योंकि x मानते थे तो x y दिया है तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हमने कितना मान लिया? 13a। आगे कह रहा है x में 25% की वृद्धि की जाती है। तो x में अगर 25% की वृद्धि करनी हो तो कितना हो जाएगा? 25%, मतलब कितना? 1/4। तो 10 का 1/4 कितना होगा? कितना होगा? 2.5 होगा। 2.5a वृद्धि कर दिया जाए, 25% वृद्धि कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 12a।
12 कितना हो जाएगा, सॉरी यार, ये कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। बाद में कह रहा है y में 8 की वृद्धि, y कितना है हमारा 13 ही है, 8 की वृद्धि हमने कर दिया। तो उनका नया अनुपात, कितना होगा, 12.5 है, और ये कितना है 13, a+8 है नया अनुपात। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 5 और 6 का अनुपात है, तो हम इसके बराबर 5 और 6 दिखा दें। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका गुणा इधर कर लेते हैं, इसका इधर। तो 12×5 12×6 72 और 5×6 30, कितना हो जाएगा 72, 3 75। इधर कितना हो जाएगा 13×5 65 ए, और 8×5 40। 65 को इधर लाते हैं 75 की तरफ, तो 10 ए बराबर 40। तो ए का मान कितना आ गया 4 आ गया, ए का मान 4 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है एक्स का मान, तो एक्स का मान कितना था हमारा, एक्स का मान हमारा कितना था 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 चौक 40। तो कौन सा आंसर सही है हमारा, बी वाला। ठीक, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आप अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो कब का ही कर चुके होंगे जितनी देर मैंने बताया आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो आप भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको भी वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप अपना प्रैक्टिस करते रहें और स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए जोश के साथ।